ओके, थोड़ा सा मैं रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों का। देखिए, कैश फ्लो के अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमने बेसिकली 3 एक्टिविटीज पढ़ी थी। कौन-कौन सी थी 3 एक्टिविटी हमारी? सर, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। 3 एक्टिविटी थी हमारे पास, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है, जिसमें से मैंने आपको तीनों के बारे में कुछ ना कुछ बता दिया था। अब एक नई चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को इनके बारे में भी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। आप सिंपल ध्यान रखना, सिंपल ध्यान रखना, फाइन पहले हम फाइनेंसिंग भी कर लेंगे, इन्वेस्टिंग भी कर लेंगे। जैसे हमने इन्वेस्टिंग कर ली, फाइनेंसिंग कर ली, अब जो भी कुछ बचेगा इसके बाद, इन्वेस्टिंग में डालने के बाद और फाइनेंसिंग में डालने के बाद जो भी कुछ बचेगा वो सब हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ऑपरेटिंग में। मतलब कि सबसे जो टफ होगा आपके लिए समझना वो होगा ऑपरेटिंग। सबसे टफ क्या होगा समझना? ऑपरेटिंग। इसीलिए हम जो ऑपरेटिंग करेंगे वो सबसे लास्ट में करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग के लिए आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बुक में जैसे सीक्वेंस है मैं वैसे नहीं कर पाऊंगा। बुक में पहले ऑपरेटिंग एक्सप्लेन करा गया है, देन इन्वेस्टिंग, देन फाइनेंसिंग। हम जो करेंगे पहले इन्वेस्टिंग करेंगे। इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे। एक बार हम इन्वेस्टिंग करना सीख गए, विश्वास करना, इन्वेस्टिंग करते करते मैं आपको एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना सिखा दूंगा। जैसे कौन सी एक्टिविटी फाइनेंसिंग का पार्ट है, कौन सी ऑपरेटिंग का पार्ट है, मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखा दूंगा। लेकिन मैं जो ट्रीटमेंट बताऊंगा आपको सिर्फ, वो मैं आपको सिर्फ बताऊंगा इन्वेस्टिंग का। एक बार हम वो आइटम्स को आइडेंटिफाई करना सीख जाए ना, तो फिर वो ज्यादा आसान होगी उसकी पोस्टिंग हमें सीखना। क्लियर है? तो आप लोग मूव करिए पेज नंबर 5.41, पेज नंबर 5.41 मूव करिए आप लोग। ओके, पहुंचिए आप लोग। ठीक है, देखिए पेज नंबर 5.41 पर आपके पास था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखिए, पहले तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। याद है हमें क्लास 11th के अंदर, मैं सबके रिस्पॉन्ड का वेट करूंगा, याद होगा कि क्लास 11th में हमने डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा था। वेरी गुड, याद आ गया होगा। डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ा था, जिसके मेथड भी हमने पढ़े थे, SLM, WDV। अच्छा जी, इसमें भी जब मैंने अकाउंटिंग करी थी वो दो तरीके से करी थी। क्या मुझे कोई बता सकता है? जब मैंने डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग बताई थी वो दो तरीके की बताई थी। क्या मुझे कोई चैट पे रिप्लाई करके बताइए। व्हेन, याद आ रहा होगा, दो तरीके की अकाउंटिंग बताई थी मैंने इसके अंदर डेप्रिसिएशन में। दो तरीके होते हैं, वो तो मेथड अलग होते हैं, दो तरीके की अकाउंटिंग होती थी। मेथड तो SLM, WDV और भी बहुत मेथड होते हैं, आपके सिलेबस से दो ही मेथड थे, लेकिन अकाउंटिंग मैंने बताई थी दो तरीके की थी। वेरी गुड। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, PFD, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन। आप लोगों को रिकंसाइल करते हुए चलना है। जो आपने 11th में पढ़ा है कुछ भी वेस्ट नहीं है। मैं टोटली 11th को लिंक करते हुए आपको 12th पे लेते हुए चलूंगा। ठीक है, मैं आपको जो टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना वो करूंगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। विश्वास करना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करते करते मैं आपको आइटम्स को आइडेंटिफाई करना सिखा दूंगा कि कैसे हम आइटम को आइडेंटिफाई करेंगे, कितना ये ऑपरेटिंग होगा, कितना ये फाइनेंस, किस मतलब ये फाइनेंसिंग का पार्ट है या फिर ऑपरेटिंग का पार्ट है। आपको ये आइडेंटिफाई करना सिखा दूंगा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के दौरान। PFD नॉट मेंटेन। वेरी गुड। अच्छा जी, एक चीज और ध्यान रखिए अब आप लोग, जो PFD है, PFD डेट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। PFD फुल फॉर्म क्या है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जो भूल चुका है कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरा बता दूंगा, पूरा बताते हुए ही मैं आगे बढ़ूंगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। शायद मैंने 11th में आपको बताया होगा इस बारे में। एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। एक और नाम क्या होता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब ध्यान देना, कंपनीज एक्ट के अंदर ज्यादातर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड ही यूज करा जाएगा। या कंपनीज एक्ट बोलो या फिर जो आपके क्वेश्चंस होंगे उसमें ज्यादातर जो वर्ड यूज करा जाएगा ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यूज ना करते हम उसको क्या यूज करेंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दोनों का मतलब एक ही होता है।
इधर लेकिन क्या यूज करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आप लोगों को ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो या फिर एक्यूमुलेटेड वो डेप्रिसिएशन हो, दोनों का मतलब क्या टोटली सेम है। आई होप इतनी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यदि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन करते तब क्या अकाउंटिंग होती है, और या फिर मेंटेन नहीं करते तब क्या अकाउंटिंग होती है, हम वो भी सीख लेते हैं थोड़ा सा अभी चलते हुए। ठीक है, यदि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं तो क्या अकाउंटिंग होगी। तो आपने पढ़ा था, जैसे कि मैंने एक असेट खरीदी, दोनों के लिए कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं तो मैं आपको समझाता हूं। मैंने एक असेट खरीदी, उस असेट की कीमत क्या है, सर असेट की कीमत है 1 लाख रुपए की। वेरी गुड। उस पर जो डेप्रिसिएशन लगता है, समझने के लिए बता देता हूँ, डेप्रिसिएशन लगता है, बिल्कुल इजी वैल्यू लूंगा 10%, कि वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है, 10% पर एनम। और रियल लाइफ में जो मेथड यूज होता है ना वो WDV होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसका एक नाम होता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। याद होगा आप लोगों को, डिमिनिशिंग या रिटन डाउन वैल्यू मेथड। जो 10% डेप्रिसिएशन है वो किससे लगेगा, WDV के हिसाब से लगेगा। अच्छा, PFD मेंटेन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन। अब मैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ बोलूंगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑब्लिक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंटेन। पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये मेरा क्या है, इनकम है, एक्सपेंस है, असेट है या लाइबिलिटी है, ये क्या है इन चारों में से। जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है ये क्या है मेरे लिए। वेरी गुड, मेरे पास सिर्फ दो के रिप्लाई आए हैं। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सर आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी। वेरी गुड। लाइबिलिटी क्या होती है, सर लाइबिलिटी वो जिसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है, लाइबिलिटी वो जिसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है, सर जिसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आता है और क्लोजिंग डेबिट साइड आता है। वेरी गुड, ओपनिंग क्रेडिट साइड और क्लोजिंग डेबिट साइड। वेरी गुड, अच्छी बात बोल रहे हो आप लोग। देखिए प्रोविजन जो भी होते हैं, सारे प्रोविजन जितने हम बनाते हैं सारे प्रोविजन क्या होते हैं, हमारी लाइबिलिटी होती है, कभी भी एक्सपेंस नहीं होता है। प्रोविजन हम जितने भी बनाते हैं ना वो सारी हमारी लाइबिलिटी होती है। एसेट्स और प्रोविजन जितने होते हैं वो सारे हमारे आइदर एसेट के लिए होते हैं या लाइबिलिटी के लिए होते हैं। प्रोविजन कभी भी इनकम और एक्सपेंस के लिए बनाए नहीं जाते। जो हम प्रोविजन बनाते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो हम प्रोविजन बनाते हैं वो किसके लिए बनाते हैं, प्रोविजन जो हम प्रोविजन बनाते हैं वो हम आइदर असेट के लिए बनाते हैं या लाइबिलिटी के बनाते हैं। कभी भी इनकम और एक्सपेंस के रिगार्डिंग कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया जाता है, या बनाया जाता है तो वो भी मैं आपको वो चीज नहीं बताऊंगा अभी। आप सिंपल ध्यान दीजिए, ज्यादातर इनकम एक्सपेंस के लिए भी बनाया जाता है, लेकिन अभी हम जो सिंपल बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन किस पे लगाई जाती है, असेट पर। हम जो प्रोविजन बना रहे हैं वो बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, हम इनकम और सॉरी एसेट्स और लाइबिलिटी के ऊपर प्रोविजन बना रहे हैं। अब ऐसे भी समझिए इसको, चलो जो मैंने आपसे पहले कहा है इनकम, एक्सपेंस, असेट और लाइबिलिटी। अब मैं आपको अपनी बात को रेक्टिफाई करता हूँ, चलो थोड़ा और अच्छे से आपको समझाऊंगा। मैंने जैसे आपसे कहा कि इनकम एक्सपेंस नहीं बनाते, आप इस चीज को भी छोड़ो, आप ये समझो चारों पे ही बनाते हैं प्रोविजन। मैं अपनी बात को क्रॉस कर रहा हूँ, आप ये समझो कि चारों पे ही हम क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान देना जब भी प्रोविजन वर्ड आ जाए वो हमेशा आपका क्या हो जाएगा, लायबिलिटी या फिर असेट कंसीडर कर लिया जाएगा। जैसे कि मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया, ये क्या होगा हमारे लिए, लायबिलिटी होगा। या फिर और सिंपल समझिए आप, और भी सिंपल तरीके समझिए, जब भी प्रोविजन होगा प्रोविजन आपके लिए हमेशा लायबिलिटी रहेगी, कभी भी असेट नहीं होगा। और सिंपल समझ लो, प्रोविजन को क्या कंसीडर करोगे आप, हमेशा अपनी लायबिलिटी। बात क्लियर है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या होगी, लायबिलिटी होगी। वेरी गुड। देखिए अकाउंट बनाना ये बहुत सिंपल बातें हैं, हम इधर अकाउंट बनाने पर फोकस करेंगे, लेकिन हम पहले लॉजिक पर फोकस करते हैं। यदि पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले सिंपल तरीके से ये वाला मेथड बताता हूँ। व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑब्लिक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन। जैसे मैं असेट परचेज कर रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट द एंट्री विल बी फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बात क्लियर है, एट द टाइम ऑफ purchase of asset the entry passed will be fixed asset account debit to bank. After that नरेशन आप लोग लिख लोगे, बीइंग asset purchase, हमने asset क्या करी, खरीद ली। बात क्लियर है। सेकेंड पॉइंट ये पहली बात समझ में आ गई। देखो सिंपल बात समझिए, मैं आपको जो कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लास 11 का है, तभी मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। जब पीएफडी या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं करा जा रहा है तो एंट्री ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट। फिर क्या होगा, ईयर एंड में, फिर क्या होगा,
ईयर एंड में उस पर क्या लगाई जाएगी एसेट के ऊपर सर डेप्रिसिएशन चार्ज करी जाएगी। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, बात क्लियर, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, क्लियर है। उसके बाद ईयर एंड में ही ये कब होगी, ये एट द टाइम ऑफ परचेज, ये परचेज वाले दिन ये वाली एंट्री हो जाएगी और जब ईयर एंड होगा तब ये वाली एंट्री होगी और जब डेप्रिसिएशन लग गया तो डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर देंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप, बात क्लियर है। बीइंग डेप्रिसिएशन इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बात क्लियर है, कोई दिक्कत सर समझ में आ गई। ये तो हम एंट्री करते थे पीएफडी नॉट मेंटेन में, यदि हम पीएफडी मेंटेन करें तो एंट्री क्या होती है एट द टाइम ऑफ परचेज फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड अब क्या करेंगे, अब हम जैसे हमने एंट्री पास की बीइंग असेट परचेज, ये कब एंट्री पास होगी एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट, जब हम असेट को खरीदेंगे तभी एंट्री पास होगी। आफ्टर दैट depreciation is not directly charged to fixed asset, depreciation is transferred to the provision for depreciation account। देखिए ऐसे होगी depreciation account debit असेट में ट्रांसफर नहीं होगी टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, असेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर क्या होगी ट्रांसफर होती है, बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, बात क्लियर है। सी फिर पी एंड एल के अंदर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर होगी, बात क्लियर है। ये तो हम अकाउंटिंग करेंगे। जो फर्स्ट मेथड और जो सेकंड मेथड में डिफरेंस हो रहा है, आप ऊपर क्या करें हेडिंग डालिए, आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, मैं आपको नोटिंग करवा रहा हूँ। जब देखो क्वेश्चन आप लोग अपने हिसाब से ट्राई करना है, जो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है वो ट्राई करो, मैं कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगा रहा आपके ऊपर कि इसको ट्राई मत करो इसको मत करो, जो आपका मन करे वो ट्राई करो, लेकिन समझ में आ रहे तो ठीक है, नहीं आ रहे तो मुझसे डाउट अभी मत पूछना, डाउट मैं ना खुद ही अपना आप ही क्लियर करता चलूंगा, जो जो आपके डाउट आएंगे ना मुझे पता है कहाँ का डाउट आने हैं, इसी चक्कर में मैं आपको क्वेश्चन करने को भी दे ही नहीं रहा, आपको करने हैं तो करिए, अच्छी बात है कि जब डाउट आएंगे तो आपको याद आएगा कि हमको इसमें डाउट है। वैसे मैं कोशिश पूरी करूंगा जब जैसे आपके डाउट आएंगे उससे पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। अब देखिए जरा, जैसे मैंने असेट खरीदी, अब देखिए इन दोनों एंट्री में डिफरेंस क्या हुआ, अब जो ये दोनों एंट्रीज है ना आपकी, देखो इसमें क्या है, इसमें जो असेट है इसमें क्या है असेट की वैल्यू कम हो रही है और इसमें क्या है असेट की वैल्यू कम नहीं कर रहे हम इसमें क्या है असेट की वैल्यू कम नहीं कर रहे, इसमें क्या कर रहे हैं सर हम इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर ट्रांसफर करते रहेंगे। क्या मुझे कोई बताएगा अब यदि ऐसा होगा, यदि ऐसा होता रहा, यदि हम हर साल डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने एक असेट खरीदी, वो असेट खरीदी थी 1 लाख रुपए की, जैसे मैं इधर अमाउंट लिखता हूँ, यदि आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, मेरे को आंसर जरूर करना, मैं पूछता हूँ भी आप लोगों से। मैंने असेट खरीदी 1 लाख रुपए की, जैसे मैं सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ, सॉरी फर्स्ट में इस फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नॉट मेंटेन की, अब डब्ल्यूडीवी के साथ 10% डेप्रिसिएशन लग रही है ईयर एंड में, दैट द अमाउंट विल बी 1 लाख का 10% 10,000 यही होगा और 10,000 अमाउंट ही क्या होगा आपका पी एंड एल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बात क्लियर है। ओके अब यदि मैं इसमें भी वही बात करूं, इसमें भी 10,000 होगा, 10,000 ये दोनों में कॉमन है, मैं इधर जगह नहीं है तो मैं लिखी नहीं है, 10,000 इसमें आ गया, 10,000 आपका इसमें आ गया, क्लियर है। अब दोनों में ही अमाउंट आ गया, अब मुझे इसमें कोई बताएगा कि यदि ये वाला मेथड है, फर्स्ट मेथड है, ये फर्स्ट वाला मेथड है, तो इसके अंदर ईयर एंड में, इसके अंदर ईयर एंड में फर्स्ट मेथड से ईयर एंड में मेरे पास असेट की वैल्यू क्या बचेगी और सेकंड मेथड से ईयर एंड में मेरे पास असेट की वैल्यू क्या बचेगी, बताइए अब आप लोग कोशिश पूरी पूरी करना। फर्स्ट मेथड सर से क्या रिपीट वैल्यू कर बचेगी दीजिए। मेरे पास और सेकंड मेथड से क्या बचेगी, वेरी गुड, रिस्पॉन्ड आना शुरू हो गया है मेरे पास। सर जो फर्स्ट मेथड है पीएफडी नॉट मेंटेन, ये वाला फर्स्ट मेथड है मेरा, सर इससे जो वैल्यू बचेगी दैट द वैल्यू विल बी 1 लाख की एसेट डेबिट करी गई है और सर 10,000 की इसमें डेप्रिसिएशन क्रेडिट करा गया है, दैट द असेट वैल्यू विल बी 90,000 एट ईयर एंड, बट ऑन द कॉन्ट्ररी the value of fixed asset at the second method, that is provision for depreciation account oblique accumulated depreciation account maintain,
In this method, the value of fixed asset will be same because fixed asset is only debited at the time of purchase and it is not credited at the time of depreciation because depreciation is transferred to the provision for depreciation account. In simple words, it is to be said that when we maintain the provision for depreciation oblique accumulated depreciation account, then the depreciation will be charged to asset, but it is not transferred to asset account. Simple, depreciation will be charged to asset, but it is not transferred to the depreciation account. It is transferred to the provision for depreciation account. In simple words, it is to be said that at the time of maintain of provision for depreciation account, depreciation is charged to fixed asset, but it is not transferred to fixed asset. But depreciation not transferred to fixed asset, depreciation is transferred to provision for depreciation अकाउंट. सिंपल एक बार और रिपीट करूं, फर्स्ट मेथड के अंदर जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम मेंटेन नहीं करते तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन असेट में ट्रांसफर करी जाती है, लेकिन जब हम मेंटेन करते हैं तो उसमें असेट के अंदर ट्रांसफर नहीं करी जाती है, उसमें हम एक अकाउंट बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. क्या मुझे कोई बताएगा? अच्छा देखिए, मुझे कोई बताइए, जैसे कि मैं सेकंड मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड ये वाला हो गया और सेकंड ये वाला हो गया आपका मेथड. ठीक है, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड 90,000 आ गई, सेकंड में 1 लाख आ गई. डब्ल्यूडीबी मेथड है, अगले साल डेप्रिसिएशन लगेगी 90,000 के ऊपर 10% लगेगी, दैट इज 9,000. और इसमें भी डेप्रिसिएशन 9,000 ही लगेगी. लेकिन मुझे कोई बताएगा कि फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड का फायदा क्या है? फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड का फायदा क्या है? जो सेकंड मेथड होता है उसमें हमेशा असेट की जो एक्चुअल वैल्यू है ना, ओरिजिनल वैल्यू जो आपने परचेज करी है, असेट की जो हिस्टोरिकल वैल्यू है ना, वो हमेशा शो होती रहेगी बुक्स के अंदर. मेरी बात समझिए, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, जब फर्स्ट मेथड फॉलो होता है व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑब्लिक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन, जब ये वाला मेथड फॉलो होगा तब असेट की वैल्यू कभी भी ओरिजिनल कॉस्ट पर या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो नहीं होगी, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगा. लेकिन जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑब्लिक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जब मेंटेन होगा तो उस केस में जो असेट की वैल्यू होगी वो आपके हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे होगी, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है ना इसके ऊपर, वो कहाँ ट्रांसफर करा जा रहा है? उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर. सर हम क्या हमेशा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में करेंगे? हाँ, आप हमेशा इस मेथड में आप हमेशा इस मेथड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ही ट्रांसफर करोगे. सर फिर क्या कभी रिवर्स नहीं होगा? कभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खत्म नहीं होगा? हाँ खत्म होगा. कब खत्म होगा? सर जब हम क्या करेंगे तब खत्म होगा बताइए? जब हम असेट को बेचेंगे. जब मैंने ये वाली असेट जो खरीदी है ना, जब मैं इस असेट को बेचूंगा तो इम्प्लाइड बात है, तो उसका प्रोविजन भी हमें क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा. जैसे मैं इधर प्रोविजन को क्रेडिट कर रहा हूँ, जब मैं खत्म करूंगा तो इस प्रोविजन को मैं क्या कर रहा हूँ? आप बता सकते हैं आप लोग? सर अभी आप प्रोविजन को क्रेडिट कर रहे हो, तो जब खत्म होगा तब आप क्या करोगे? प्रोविजन को डेबिट करोगे. वेरी गुड. अच्छा वेरी गुड. अच्छा मेरी बात सिंपल समझिए, इन दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है? इन दोनों मेथड में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, असेट इसमें डायरेक्टली हर साल असेट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है डेप्रिसिएशन, इसलिए असेट की वैल्यू कम हो जाती है. और इसमें क्या असेट में ट्रांसफर नहीं होता, इसमें पीएफडी में ट्रांसफर हो, जब असेट बिकती है तब इसके अंदर ट्रांसफर होता है. बात क्लियर है? वेरी गुड. आप एक काम करिए, अपनी कॉपी के अंदर नोटिंग करिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसमें डेप्रिसिएशन डालिए, डेप्रिसिएशन के अंदर भी आप डालिए मेथड, डेप्रिसिएशन के यहाँ पे लिखिए मेथड, और फिर आप बाइफर्केशन करिए. दो मेथड है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑब्लिक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑब्लिक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉट मेंटेन. बात क्लियर है? कोई दिक्कत? करिए इस चीज को करिए, ये एंट्री कर लीजिए, चाहो तो इस एग्जाम्पल को लिख लेना. ठीक है, और ये एंट्री तीनों पास करिए, जिससे कि आपको क्या होगा, इनमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा. बात क्लियर? जैसे ही ये काम आपको हो जाएगा ना, तो मैं आपको एक बात और बताऊंगा, एट द टाइम ऑफ सेल, जब आप सेल करोगे तो उस टाइम पे क्या एंट्री होगी, जिससे कि ध्यान रखना इसके अंदर आपको क्या करना है, असेट का अकाउंट बनाना है. आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर असेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा. और असेट के अकाउंट बनाने के लिए आपको इन बेसिक चीजों की नॉलेज होनी चाहिए. अब असेट का अकाउंट तब तक नहीं बना सकते जब तक कि आपको इन बेसिक चीजों की नॉलेज नहीं है. इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना है, बेसिक चीज की नॉलेज लेते हुए चलना है. ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे. कॉपी करिए आप जब तक इस चीज को.
ओके, आई होप आप लोगों का इतना कॉपी हो गया होगा। वेरी गुड। देखिए, ओके, मैं आगे और मूव ऑन करता हूँ आप लोगों के साथ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं या फिर नॉट मेंटेन। अब मैं एक और एंट्री लेते हुए चल रहा हूँ आप लोगों के साथ। एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम की एंट्री लेके चलूंगा मैं इन दोनों केसेस के अंदर। अब देखिए, अब क्या होगा जब असेट बिकेगी। असेट जब बिकती है, मैं पहले फर्स्ट मेथड की बात करूंगा। जब असेट बिकेगी तो एंट्री क्या होगी सर? एंट्री क्या होगी सर? जब पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट, जो भी हमारी फिक्स असेट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। यही एंट्री, जितने रुपए आए हैं वो इधर आ जाएगा, जितने रुपए आए हैं वो बैंक में आ जाएंगे, और जितनी की असेट बची है वो इधर आ जाएगा। मैंने क्या बोला? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा आपसे, मैंने आपसे ये कहा कि जितने रुपए आए हैं वो इधर आ जाएंगे। जैसे कि 1 लाख की असेट है, 10% डेप्रिसिएशन कट गया तो असेट की वैल्यू कितनी बच गई सर? असेट की वैल्यू बची 90,000 रुपीज की। मैं केसेस लेता हूँ आप लोगों के सामने समझाने के लिए, बात समझिए। सपोज करिए ये जो असेट है 90,000 की, ये बिकी है आपकी 80,000 की, तो मेरे पास कितने रुपए आए होंगे सर? मेरे पास जितने रुपए आएंगे उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? उसको हम ट्रांसफर कर देंगे अपने बैंक अकाउंट के अंदर, दैट इज 80,000। बात क्लियर है? लेकिन असेट कितने की थी? 90,000 की। अब देखिए, एंट्री करने के दो तरीके होते हैं, चाहे तो कंबाइन कर दो नुकसान, जो भी लॉस है प्रॉफिट आ रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 90,000 की असेट को मैं 80,000 में बेच रहा हूँ, क्या मेरा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? 90,000 की असेट को यदि मैं 80,000 में बेचूंगा, मेरा फायदा है या नुकसान है? सर आपका ये तो नुकसान है, लॉस है। वेरी गुड। लॉस कितने का है सर? ये लॉस 10,000 का है। वेरी गुड, बात क्लियर है? अच्छा, मेरे पास दो ऑप्शन है, चाहो तो मैं इसी एंट्री के अंदर डेबिट कर दूं, या फिर चाहूँ तो लॉस की अलग एंट्री कर दूं, बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अलग अलग एंट्री करके समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी कर लीजिए। अब 80,000 की हो गया, जितने पैसे हैं उतना इधर लिख दो। आपको भी पता है 90,000 का असेट है, तो मैं 90,000 ही लिखूंगा। लेकिन क्या करा मैंने उस लॉस वाले पार्ट को ना अलग से लिख दिया, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। जो भी असेट है मेरी, कितने की? 10,000 का नुकसान हो गया, और ये रहा लॉस। क्या बताइए, क्या असेट की वैल्यू जो 90,000 की, क्या वो भी 90,000 अभी भी आ रही है? जी हाँ सर, अभी भी वही आएगी। 80,000 ये रही, 10,000 यही, तो टोटल कितनी हो गई? 90,000। सिंपल। देखिए, मैंने आपको क्या करा? मैंने कुछ नहीं करा है। मैंने पहले आपको, मैं कंबाइंड बताता था, मैंने आपसे कहा था एंट्री करने के दो तरीके होते हैं, इंडिविजुअली भी कर लो या कंबाइंड कर लो, एज योर विश। मैंने क्या करा? मैंने असेट कितने में बिकी है, कितने रुपए आए हैं, उसको मैंने क्या करा? अलग कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। बात क्लियर हो गई? अब जो भी मेरा नुकसान आया है, देखिए आपको पता ही है, नॉमिनल रूल के अनुसार, नॉमिनल रूल के अनुसार जितना भी नुकसान होता है वो सारा नुकसान हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के करते हैं। और नॉमिनल रूल हमसे ये भी कहता है कि जो भी नुकसान होगा, वो सारा नुकसान को जो बैलेंस होगा वो क्या होता है? डेबिट बैलेंस। याद आ गया होगा आप लोगों को। वेरी गुड। तो लॉस क्या होगी? डेबिट होगी। लॉस किसका? सेल ऑफ फिक्स असेट। बात क्लियर है? वेरी गुड। टू फिक्स असेट, ये भी क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अब देखिए, यदि आप इनको कंबाइन करो एंट्री, तो इम्पैक्ट तो सेम ही आना है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। अच्छा, मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं कंबाइन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को और आसानी के लिए। देखिए कंबाइन एंट्री, देखो कंबाइन एंट्री, देखो इसमें कैसे एंट्री की? बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 से, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000 से, टू फिक्स सेट 90,000। कैसे भी कर लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन है। बात क्लियर? जैसे भी ये कंबाइन एंट्री है, ये करो या ये करो या फिर ये कर लो, कैसे भी कर लो, एज योर विश। क्लियर है? अब देखिए आप लोग, जैसे मैंने नुकसान बुक कर दिया इधर, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ और क्लियरली दिखेगा आप लोगों को। जैसे मैंने इधर नुकसान बुक कर लिया, अब क्या करूंगा मैं? अब सर उस लॉस को ट्रांसफर करने के इनके पास करेंगे। सर कहाँ ट्रांसफर करेंगे? सर पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे। वेरी गुड। तो इधर लिखिए पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, सर अभी तो आप हमसे कह रहे हो मैं कंपनी के अंदर पीएनएल को स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कहते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है। लेकिन बच्चे, मैं अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, पीएनएल देख लो, पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दोनों की बात सेम होती है। मैं भी मानता हूँ दोनों सेम होता है, लेकिन समझाने के लिए पीएनएल देख लो। पीएनएल का मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से ही है।
पी एंड एल देखो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू लॉस। ये लॉस कौन सा? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बच्चों अब मुझे आप बताना, क्या क्या अब मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, जैसे मैंने इसकी 2 एंट्री करी है, क्या ये वाली एंट्री रिकॉर्ड होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर? हाँ या ना? जिसपे मैं मार्क कर रहा हूँ कि ये वाली एंट्री रिकॉर्ड होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर? यस सर होगी। ओके, बिल्कुल ध्यान से टिके रहना मेरे साथ। क्या इस सेकंड वाली जो एंट्री आ रही है, क्या ये वाली एंट्री रिकॉर्ड होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में? नहीं होगी। समझ में आई मैंने आपको क्यों अलग से बताई? क्यों अलग से बताई? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट वाली क्यों अलग से बताई? क्योंकि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर वही एंट्री रिकॉर्ड होती है, इसमें कैश या बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है। सर ये तो धोखा है हमारे साथ। यदि आप कंबाइंड एंट्री करोगे तो हो सकता है धोखे में चले जाओ। आप पूरा उठा के फेंक दो कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ध्यान देना, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ ये वाली एंट्री जाएगी, ये दूसरी वाली एंट्री तो आपको धोखा देती है। जो धोखा देगी आपको, उसको तो मैंने अलग ही कर दिया। सर इस एंट्री को तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो कुछ हो या नहीं हो, अभी तक आपको ओवरऑल मैं तो ये मानते हुए चल सकता हूँ, आपको ये तो समझ में आ गया कि कैश फ्लो में क्या जाना है या क्या नहीं जाना। जो जाना है वो आप बता पा रहे हो, जो नहीं जाना है वो भी आप बता पा रहे हो। अच्छा, क्या प्रैक्टिकली बताइए, मेरा काम है जूते बनाने का, मैं जूते का व्यापारी हूँ साहब, जूते बनाता हूँ, जूते बेचता हूँ। यदि मैंने असेट बेची, क्या मेरी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी क्या? जितना मैंने आपको नॉलेज दी है, बेसिक नॉलेज दी है, उसके अनुसार बताइए, यदि मैं असेट बेच रहा हूँ, क्या ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी क्या? जूते का व्यापारी असेट बेचने लग गया, क्या उसका धंधा है असेट बेचने का क्या? बताइए आप लोग। सो नहीं है, वेरी गुड।